कुछ कहानियां फाइलों में दबी रहती हैं, कुछ सत्ता के गलियारों में कहीं गुम हो जाती हैं, और कुछ कुछ खामोशी के पर्दे के पीछे छिपी रहती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं, अरावली मामला। हमारे पास साइलेंट स्कार्स, द अरावली माइनिंग स्कैंडल शीर्षक वाली सामग्री के कुछ अंश हैं, और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी क्यों नहीं है, बल्कि ये शासन, जवाबदेही और उस चुप्पी की कहानी है जिसकी कीमत हम सब चुकाते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे तथ्य से होती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि राजस्थान में अरावली की 31 पहाड़ियां जो करीब 115 हेक्टेयर में फैली थी, गायब हो चुकी हैं। एक मिनट, गायब मतलब जैसे वो कभी थी नहीं? ये कैसे मुमकिन है? पहाड़ कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं जिसे कोई जेब में डाल के ले जाए। बिल्कुल, और यही सवाल इस पूरे मामले के केंद्र में है। ये समझने के लिए कि 31 पहाड़ियां कैसे गायब हो सकती हैं, हमें पहले ये समझना होगा कि अरावली है क्या, और ये इतनी जरूरी क्यों है। हम अक्सर इसे सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन मान लेते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन इन दस्तावेजों से पता चलता है कि इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा है। ये पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। एक तरह से ये हमारे ग्रह का जीता जागता इतिहास है। सही बात है। और ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उत्तर भारत का भविष्य भी तय करती है। इसे एक प्राकृतिक दीवार या एक सुरक्षा कवच की तरह सोचिए। हाँ, ये थार के रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा की तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर ये दीवार ना हो तो रेगिस्तान और आगे फैल सकता है। निश्चित रूप से। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मॉनसून की हवाओं को रोककर बारिश लाने में मदद करती है। ये लाखों लोगों के लिए भूजल को रिचार्ज करने का सबसे बड़ा जरिया है। ये दिल्ली एनसीआर जैसे कंक्रीट के जंगलों के लिए फेफड़ों का काम करती है, प्रदूषण सोखती है। ये एक पूरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। तो जब हम अरावली को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, तो हम सिर्फ कुछ पहाड़ों को तोड़ने की बात नहीं कर रहे। हम असल में उस सुरक्षा कवच में छेद कर रहे हैं जो हमें धूल भरी आंधियों, पानी की कमी और बिगड़ते मौसम से बचाता है। बिल्कुल। और वो छेद इतने बड़े हो गए कि पूरी की पूरी पहाड़ियां ही गायब हो गईं। और यहीं से ये कहानी एक परेशान करने वाला मोड़ लेती है। इस खूबसूरत और ज़रूरी विरासत के पीछे एक बहुत ही अंधेरी हकीकत छिपी हुई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये अरावली मामला आखिर है क्या? हमारे स्रोत इसे कैसे परिभाषित करते हैं? आसान शब्दों में कहें तो अरावली मामला संरक्षित वन क्षेत्रों और पर्यावरण की नज़र से बेहद नाजुक इलाकों में बड़े पैमाने पर हुए अवैध खनन से जुड़ा है। यहाँ संरक्षित और नाजुक शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये वो इलाके थे जिन्हें कानूनन छुआ भी नहीं जाना था। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि ये सब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ दिए गए प्रतिबंधों के बावजूद हुआ है। कोर्ट ने बार बार कहा कि यहाँ खनन नहीं होगा, तो फिर ये सब चलता कैसे रहा? यहीं पर इस मामले का असली खेल छिपा है। सामग्री में एक वाक्यांश का इस्तेमाल हुआ है जो सब कुछ बयां कर देता है। खनन चुपचाप व्यवस्थित रूप से जारी रहा। चुपचाप और व्यवस्थित रूप से, इन दो शब्दों का मतलब क्या है? क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है कि ये चेन कैसे काम करती थी, खदान से लेकर बाजार तक? हाँ, डालता है। व्यवस्थित शब्द का मतलब है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। भारी मशीनें लगाना, मजदूरों को लाना, खोदे गए पत्थर और बजरी को ट्रकों में भरकर ट्रांसपोर्ट करना और फिर उसे बाजार में बेचना, ये पूरी एक सप्लाई चेन थी। ये बिना किसी बड़ी प्लानिंग के मुमकिन ही नहीं है। और चुपचाप का मतलब? चुपचाप का मतलब है कि इस पूरे सिस्टम को जानबूझकर अधिकारियों की नजरों से छिपाकर रखा गया था। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे चलाने वाले जानते थे कि गैर कानूनी है, और उन्होंने ये पक्का किया कि कोई उन पर नजर न रखे। ये चीज इसे एक साधारण अपराध से कहीं ज्यादा गंभीर बना देती है। ये एक संगठित अपराध की तरह है जिसे कथित तौर पर शक्तिशाली लोगों का संरक्षण भी मिला हुआ था। तो जमीन पर इसका असर कैसा दिख रहा था? ये तो सिर्फ कागजी बातें नहीं थी। जमीन पर इसका असर साफ और डरावना दिख रहा होगा। डरावना शायद छोटा शब्द है। स्रोत में जो ब्यौरा है वो रोंगटे खड़े कर देता है। जैसा हमने शुरू में कहा, पूरी की पूरी पहाड़ियां समतल कर दी गई। सोचिए, जिन पहाड़ों को बनने में लाखों साल लगे, उन्हें कुछ ही सालों में मिटा दिया गया। और वहां रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ा?
पानी का क्या हुआ? भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया। गांव वालों के कुएं और हैंडपंप सूख गए। जो जंगल उन पहाड़ों पर थे वो हमेशा के लिए खत्म हो गए, और उन जंगलों के साथ वहां रहने वाले जानवर, पक्षी, पूरा का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो गया। ये एक धीमी, खामोश मौत थी जो उस पूरे इलाके को दी जा रही थी। और क्या कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था? वहां के स्थानीय लोग, एक्टिविस्ट्स, वो क्या कर रहे थे? बिल्कुल उठा रहे थे, और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि स्थानीय ग्रामीणों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने लगातार सरकार को चेताया। उन्होंने अर्जियां दी, विरोध प्रदर्शन किए, सबूत पेश किए। वो लोग थे जो इस तबाही को हर दिन अपनी आंखों से देख रहे थे और उसके नतीजे भुगत रहे थे। लेकिन उनकी आवाजों को सुना नहीं गया। या तो सुना नहीं गया या सुनकर भी अनसुना कर दिया गया। सामग्री कहती है कि कार्रवाई अगर हुई भी तो बहुत देर से और बहुत कम। एक तरफ पहाड़ों को तोड़ने वाली मशीनों का शोर था और दूसरी तरफ उन लोगों की आवाजों को दबाने वाली एक गहरी खामोशी थी जो इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये बात हमें एक बड़े सवाल पे लाती है। आखिर इस सब किस बारे में? क्या ये सिर्फ कुछ पहाड़ों को बचाने की कहानी है, या इसका मतलब कुछ और भी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ सबसे बड़ा सबक ये नहीं है कि अवैध खनन हुआ, बल्कि ये है कि हमारा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम असल में एक साइलेंस एंड अलाउंस का सिस्टम बन सकता है। चुप्पी ही अनुमति बन जाती है, और यही इस मामले का असली सार है। ये मामला शासन, जवाबदेही और उस चुप्पी की कीमत पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, और हमारे स्रोत इस पूरी बहस को 3 सीधे और चुभने वाले सवालों में समेट देते हैं। मुझे लगता है इन पर हमें गहराई से बात करनी चाहिए। पहला सवाल, इस विनाश की अनुमति किसने दी? ये सवाल सीधे तौर पर उन सरकारी विभागों और अधिकारियों की तरफ इशारा करता है जिनकी जिम्मेदारी इन संरक्षित इलाकों की रक्षा करना थी। वन विभाग, खनन विभाग, स्थानीय प्रशासन। अनुमति का मतलब सिर्फ कागज पर दस्तखत करना नहीं होता। अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करके, आंखें बंद करके भी अनुमति दी जाती है। तो क्या वो अनजान थे, या उन्हें जानबूझकर अनजान रखा गया, या फिर क्या वो इस मिलीभगत का हिस्सा थे? स्रोत इसी मिलीभगत की ओर इशारा करता है। इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन महीनों या सालों तक बिना स्थानीय अधिकारियों की जानकारी या मौन सहमति के नहीं चल सकता। ट्रक गुजर रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, पहाड़ गायब हो रहे हैं और किसी को पता नहीं। ये मानना बहुत मुश्किल है। तो अनुमति एक तरह से सिस्टम की नाकामी और मिलीभगत का मिला-जुला नतीजा थी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पर जो शायद पहले से भी जुड़ा है। इससे किसको फायदा हुआ? इसका जवाब कई परतों में है। सबसे पहला और सीधा फायदा तो खनन माफिया, ट्रांसपोर्टर्स और उन बिल्डरों और इंडस्ट्रीज को हुआ जिन्हें निर्माण के लिए सस्ता मटेरियल मिल रहा था। ये एक बहुत बड़ा करोड़ों का कारोबार था। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो सीधे तौर पर इस काम में शामिल थे। क्या फायदा और ऊपर तक भी जा रहा था? बिल्कुल, यहीं पर राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण की बात आती है। फायदा उन लोगों को भी हुआ जिन्हें इस गैर कानूनी काम को चलने देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत दी गई। फायदा सिर्फ आर्थिक नहीं होता, राजनीतिक भी होता है। चुनाव के लिए फंड, स्थानीय दबदबा बनाए रखना, ये एक बहुत ही जटिल जाल है। असल में ये एक ऐसा इकोसिस्टम था जहां अपराध और सत्ता एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे थे। और इस सब में नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ आम जनता का, पर्यावरण का और आने वाली पीढ़ियों का। उनका पानी छिना, उनकी साफ हवा छिनी और एक प्राकृतिक विरासत हमेशा के लिए खत्म हो गई। फायदा कुछ लोगों को हुआ और कीमत सबने चुकाई। और अब तीसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल, सच को इतने लंबे समय तक जनता से दूर क्यों रखा गया? क्योंकि सच सामने आने का मतलब था जवाबदेही। अगर ये सच समय पर बाहर आ जाता तो शायद इस तबाही को बहुत पहले रोका जा सकता था। सच छिपाने के लिए एक सक्रिय कोशिश की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि जानकारी को दबाया गया, रिपोर्टों को नजरअंदाज किया गया और आवाज उठाने वालों को खामोश किया गया। तो ये खामोशी एक तरह का हथियार थी। सबसे बड़ा हथियार। ये खामोशी ही इस पूरे अपराध को मुमकिन बनाती है। अगर मीडिया में शोर होता, संसद में सवाल उठते या नागरिक समाज का दबाव बनता तो शायद ये इतना आसान नहीं होता। सच को दूर रखने का मकसद ही यही था कि जब तक लोगों को पता चले तब तक खेल खत्म हो चुका हो, पहाड़ गायब हो चुके हों और मुनाफा कमाया जा चुका हो। ये तीनों सवाल मिलकर एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ एक
पर्यावरण घोटाले की कहानी नहीं रह जाती। ये एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसमें सत्ता का गलत इस्तेमाल, संस्थाओं की नाकामी और जनता के साथ विश्वासघात शामिल है। और यही वजह है कि अरावली मामला आज भी इतना महत्वपूर्ण है। यह हमें एक केस स्टडी की तरह दिखाता है कि कैसे पर्यावरण की सुरक्षा और अच्छा शासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक के बिना दूसरे को हासिल नहीं कर सकते। जब शासन कमजोर होता है तो पर्यावरण सबसे आसान शिकार बनता है। चलिए अब इस बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, एक पूरी जीवन रेखा है। हमने समझा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद एक चुपचाप और व्यवस्थित तरीके से इसे तबाह किया गया। और हमने उन 3 सवालों पर भी गौर किया जो सीधे शासन और जवाबदेही की जड़ों तक जाते हैं। बिल्कुल। अगर इस पूरी चर्चा का एक सार निकालना हो तो स्रोत में एक बहुत ताकतवर लाइन है जो सब कुछ कह देती है। अरावली मामला हमें याद दिलाता है कि जब प्रकृति नष्ट होती है तो नुकसान स्थायी होता है, लेकिन जिम्मेदारी इंसानी होती है। इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है। मतलब जो पहाड़ समतल हो गया उसे हम वापस नहीं बना सकते, जो इकोसिस्टम खत्म हो गया उसे वापस नहीं ला सकते। वो नुकसान परमानेंट है। हाँ, लेकिन उस नुकसान के पीछे के फैसले और काम इंसानों के थे। प्रकृति किसी को अदालत में नहीं घसीट सकती, लेकिन इंसानों को इंसानों के प्रति जवाबदेह होना ही पड़ता है। जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता क्योंकि उसके निशान फाइलों और जमीन पर हमेशा मौजूद रहते हैं। बहुत खूब कहा। जिम्मेदारी से भागना शायद कुछ देर के लिए मुमकिन हो, पर इतिहास उसे दर्ज कर लेता है। और यहीं पर स्रोत हमें एक और यादगार पंक्ति के साथ छोड़ता है जो थोड़ी उम्मीद भी जगाती है। सच में देर हो सकती है, पर उसे दफनाया नहीं जा सकता। और ये सिर्फ अरावली के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस मामले के लिए सच है जहां अन्याय हुआ हो। यह हमें याद दिलाता है कि सच की अपनी एक ताकत होती है जो सही वक्त का इंतजार करती है। इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। एक सवाल जो सीधे तौर पर हमारे स्रोत में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा से निकलता है। ये सोचने पर मजबूर करता है। अगर अरावली का सच, जो दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी पर है, इतने लंबे समय तक छिपा रह सकता है, तो देश के दूसरे दूर दराज कोनों में ऐसे और कितने खामोश जख्म बन रहे होंगे जिनके बारे में हम आज तक अनजान हैं।